नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और आज हम बात करेंगे फ्रांस में हो रहे भयंकर दंगों के बारे में। जिस समय हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय 4 दिन और 4 रात लगातार ये दंगे चल रहे हैं और अभी भी काबू नहीं आ पाए हैं। आइए हमारे साथ हैं पंकज सक्सेना जी। पंकज सक्सेना जी का हम स्वागत नमस्कार, करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पंकज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जी, फ्रांस जो है एक सेक्युलरिज्म का बहुत ही एक सुदृढ़ मॉडल जी, बनाकर चलती है, जिसमें किसी भी प्रकार से वो पब्लिक में भी किसी भी प्रकार का जी, धार्मिक प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देती, जिसको लाइसिते बोलते हैं। लाइसेंस। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन जी, बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट, रिलीजन। रिलीजन। और आपने देखा होगा कि जब वो चार्ली हेब्दो वाला जो कांड हुआ था उसके बाद में पूरे फ्रांस ने एक तरह से एक समवेत स्वर में न केवल उसकी निंदा की थी, परेड की थी, अपितु उन्होंने अपनी सारी बिल्डिंग्स पर चार्ली हेब्दो के कार्टून्स को चलाया था, आपको ध्यान हो तो, जी, जी, जिसको लेकर मुस्लिम देशों में बड़ा बवाल हुआ। हंगामा हुआ कह सकते हैं आप। जी, हमारा जी, पड़ोसी पाकिस्तान तो उस समय से कूद रहा है कि साहब की फ्रेंच एम्बेसडर को हटाओ, फ्रेंच एम्बेसी को बंद करो। आपको पता है जी, टीएलपी ने इनके यहाँ क्या-क्या किया, क्या-क्या जी, किस तरह के नाटक किए। जी, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट होते हुए भी ये जो समस्या इनके यहाँ हो रही है, एक कई बार होती रहती है। जी, इतने इस स्केल के दंगे तो कम होते हैं, लेकिन हाँ 2005 में भी इसी स्केल के दंगे हुए थे, आपको ध्यान हो तो। जी, 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 और इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि रेस का भी इशू है, क्योंकि ऐसा जी, बताया जाता है कि 80% से ऊपर जो मुसलमान हैं और जी, मुसलमानों की संख्या भी लगभग 8 से 9% बताई जाती है। कुछ पुराने आराम आंकड़े से। देखा था उसमें तो 5% ही थे। लेकिन चलिए हम 9% भी मान लें तो उसका 80% से अधिक जो है वो ब्लैक मुस्लिम्स हैं। जी, तो ये जो समस्या है इसका क्या आप रूप देखते हैं? इसका सामाजिक रूप क्या है? इसका जी, आर्थिक रूप क्या है? इसका नस्लवादी रूप क्या है? जी, इसका मुस्लिम या इस्लामिक रूप क्या है? ये जी, 4 और 5वां इसका कानूनी रूप क्या है? जी, जी, बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। तो जैसा आपने कहा ये दंगे यहाँ होते रहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो फ्रांस के समाज के बारे में है कि जो आपने जनसंख्या के आंकड़े बताए, वह लगभग जो वहाँ के कमेंटेटर्स हैं, जहाँ जो टिप्पणीकार हैं, वो तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे उनके नियम हैं, जिस कारण से इतनी पॉपुलेशन, इतनी जो जनसंख्या है वो कम है, उससे भी अधिक इस्लामिक जनसंख्या हो चुकी है फ्रांस के अंदर। कहते हैं 11 से 12%। मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, जो स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप जिन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी, बड़ी सुंदर, और लंदनिस्तान की जो लेखिका हैं वो भी फ्रांस के बारे में टिप्पणी करती हैं। तो 10-11%, लगभग हम 10% हम मान सकते हैं कि यह है। इतनी ही और इससे अधिक जनसंख्या यूके में भी है। तो यूके में भी कोई कम जनसंख्या नहीं है, 9-10% उनके यूके यहाँ भी में जो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं वो तो 4.7% ही बताते हैं, लेकिन बताते 6% हैं। लोग कहते हैं वहाँ पे। बताते हैं, हाँ जी, पर जो उनके टिप्पणीकार हैं वो कहते हैं कि वो 10-11% हो गई है। ये जो स्लम्स हैं, जो कैंप हैं, उनकी पॉपुलेशन में वो बहुत अच्छे से वो गणना नहीं किए हैं। तो पॉपुलेशन लगभग बराबर है, जनसंख्या लगभग बराबर है दोनों देशों में, और यूके की स्थिति कोई सही नहीं है इस समस्या को लेकर। परंतु हम ऐसे पूरे नेशन वाइड, पूरे राज्य में, पूरे देश में इस जिस प्रकार के दंगे फ्रांस में होते हैं, वह हम यूके में देखने को नहीं मिलते। तो उसके कई कारण हैं। एक तो यह जो सपना है, आपने कहा कि सेकुलरवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, और केवल सेकुलरवाद का ही नहीं, कहते हैं कि आज आधुनिक काल में अगर डेमोक्रेसी का, सेकुलर डेमोक्रेसी जो कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, अगर हम उसके उसमें सेकुलर ही उसका प्रयोग करें, जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा गढ़ फ्रांस माना जाता है। उसका कारण है कि उनका प्रेसिडेंट, जो उनका जो तंत्र है, प्रेसिडेंशियल है, और उसमें
कई पार्टियों को लड़ने का अधिकार है, परंतु अंत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है। तो जब जो नीचे के जो दो एक एक करके 4 या 5 चरण होते हैं उनके चुनावों में, और जो आप जब चुनाव वोट करते हैं तो आप प्रेफरेंस में वोट करते हैं कि आप पहले नंबर पर किसको चुनना चाहेंगे, दूसरे पर किसको, तीसरे पर किसको, चौथे पर किसको, पांचवें पर किसको। तो जब नीचे वाले एलिमिनेट हो जाते हैं, जब निकल जाते हैं रेस से, तो आपका जो वोट है, अगर आपने पहला जिसको चुना है वो रेस से हट गया, तो जो दूसरे नंबर पर चुना है आपका वोट उसको जाता है। फिर अगर दूसरा हट गया तो तीसरे नंबर पर जो चुना है उसका जाता है। इस प्रकार से उनकी गणना होती है। तो अंत में जो 2 उम्मीदवार रहते हैं उनमें से एक जो जीतता है उसके पास मेजॉरिटी के वोट्स होते हैं, और उनका राज्य भी जिस तरह से गणना हुई है, 6 वर्ष का कार्यकाल मिलता है। एक तो अमेरिका में 4 वर्ष का है, भारत में 5 वर्ष का है, और फ्रांस में 6 वर्ष का है। तो उसके कारण उनके पास थोड़ा अधिक समय रहता है एक बार चुने जाने के बाद कोई कार्य करने का। तो मैक्रोन के पास अधिक समय रहा, जिस प्रकार से दूसरे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। और अगर दूसरी बार आप चुने गए तो 12 वर्ष का, देखिए, बहुत बड़ा समय होता है किसी उस पे कार्य करने का। तो उनका जो राज्य है बड़े उससे अमेरिका के बराबर और कई बातों में अमेरिका से अधिक सुदृढ़ राज्य माना जाता है कि सेकुलर डेमोक्रेसी के फाउंडेशंस में। चूंकि ये सभी चर्चाएं जो हम बोल रहे हैं ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट से जो निकली कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, हमें चुनाव करने का जो अधिकार है, इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये जो सारे आइडियाज हैं, जो सारे विचार हैं, ये सब फ्रांस से ही पहली बार वहां पर प्रयोग में लाए गए, फ्रांस और अमेरिका में। तो ये 2 सबसे सुदृढ़ राज्य माने जाते हैं। अब ये आज अगर आप जाके फ्रांस का चेक करें, 5th रिपब्लिक बोला जाता है जो अभी करंट में है। जैसे भारत फर्स्ट ही रिपब्लिक चल रहा है, फ्रांस इज 5th रिपब्लिक। 5th रिपब्लिक का क्या मीनिंग है? 5th का मतलब एक रिपब्लिक बदल जाने का क्या मीनिंग है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंज लाना चाहते हैं कि उसमें बहुत कुछ बदलाव होगा, तो वो एक पूरे संविधान को ही हटा के नया संविधान ले आते हैं और फिर उसके ऊपर गणना करते हैं। तो ये जो संविधान है, ये जो रिपब्लिक है, 1958 में आया, जनरल चार्ल्स डी गॉल के समय में। तो फर्स्ट रिपब्लिक तो 1776 से चल रहा है ना जी, उनका फर्स्ट रिपब्लिक तो बहुत, जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई जी, फ्रांसीसी क्रांति के समय ही हुआ, जब पहली बार मोनार्की गई और सेकुलर सोवरेन रूल राज्य जब आना चालू हुआ, तो फर्स्ट रिपब्लिक तब आया। फिर उसके बाद पेरिस कम्यून के थोड़ा पहले 1848 की फ्रांसीसी क्रांति थी। ये पेरिसियन क्रांति थी, जो फ्रांसीसी क्रांति पहले हो गई थी, फिर पेरिस में एक और राजनीति के उस पर छोटी सी क्रांति हुई थी। 1848 की बात है जब दूसरा रिपब्लिक आया। फिर तीसरा पेरिस कम्यून के ठीक पहले आया, पेरिस कम्यून जो 1871 में, जिसमें राइट लेफ्ट, ये जो आज हम जो पूरी राजनीति की अवधारणा हम देखते हैं, एक रूप से वो फ्रांसीसी क्रांति में भी नहीं, 1870-71 में आई जब पेरिस कम्यून बैठा, तो उसके ठीक पहले ये आया। फिर तो हम जानते हैं बीच में विश्व युद्ध हुए, 2 विश्व युद्ध हुए, और दूसरे विश्व युद्ध में तो इनकी सरकार ही नहीं बची थी। विकी फ्रांस जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें कि हिटलर की जो पपेट जो सरकार है, जो कठपुतली सरकार, वो बैठा दी गई थी। तो उसको तो वो मानते ही नहीं है, अपना रिपब्लिक मानना भी नहीं चाहिए, वो एक विदेशी सरकार थी। और इसके बाद 1946 से 1958 तक 4th रिपब्लिक आया। पर 4th रिपब्लिक में बहुत सारे, तब चार्ल्स डी गॉल तो बस रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्योंकि युद्ध में फ्रांस का तो बड़ा विनाश हुआ था। पेरिस ओपन सिटी था, पेरिस को अगर छोड़ दें तो पूरे फ्रांस का बहुत विनाश हुआ था और बहुत कई बड़े स्तर पर उसको नष्ट किया गया था। तो रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग चल रहा था, पुनः वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। 58 में ये 5th रिपब्लिक लाए, और 5th रिपब्लिक में चार्ल्स डी गॉल, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में वे यूके चले गए थे, स्पेन और यूके में रहे, और वहां से वो जो सदर्न फ्रांस है, सदर्न फ्रांस को वो कंट्रोल करते रहे, जो विकी फ्रांस में नहीं आता था, और वहां से वो जीते, विश्व युद्ध को जीते भी, यूके और यूएस के साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ कार्य करके वो जीते भी। तो उसके बाद वो जो व्यक्तित्व है, हम कल्पना नहीं कर सकते। भारत में नेहरू का व्यक्तित्व तो बहुत कम है। बहुत ऊंचे नेताओं जैसे गोल्डा मेयर, जो इजराइल की नेता, जो बेन गुरियन और गोल्डा मेयर जैसे जो नेता थे, जिस तरह से रूसवेल्ट जैसे नेता थे, इस प्रकार से चार्ल्स डी गॉल होके निकले।
परंतु अब हर महान नेता अपने ही स्वरूप से आच्छादित रहता है, जैसा कि हम जानते हैं, और वो उनको अपनी शक्ति का बहुत आभास, शक्ति उनमें होती भी है, परंतु शक्ति का थोड़ा दुराभास भी हो जाता है। तो चार्ल्स डिगॉल को ये लगने लगा कि वह इस्लाम की समस्या को बहुत, उसका समाधान वो जान चुके हैं, और कॉलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का भी समाधान वो जान चुके हैं, क्योंकि 18वीं 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने उपनिवेश बनाना आरंभ कर दिए पूरे विश्व में। और चूंकि यूके जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने सबसे अच्छे जो कॉलोनी है, सबसे अच्छे देश, वो तो इंग्लैंड ने घेर रखे थे, इंग्लैंड के वो कॉलोनी थे। फ्रांस को लगभग अफ्रीका दे दिया गया, अफ्रीका के जो डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान है, उन पर फ्रांस के बहुत अधिकार रहा, जिस प्रकार से मॉरितानिया और अल्जीरिया और इस प्रकार से नाइजर, इस तरह से बहुत सारे जो देश हैं जो शुद्ध रेगिस्तान है, बड़े कठिन देश हैं, वो फ्रांस के पास अधिक बचे थे। तो उसमें एक देश अल्जीरिया भी था, और अल्जीरिया अगर आप नक्शा देखें तो फ्रांस से नीचे बस मेडिटेरेनियन का जो भूमध्य सागर है, बस वो उसका जो भाग बचता है, और आप सीधे अगर नाव से जाएं तो अल्जीरिया के तट पे आप लग सकते हैं। तो अल्जीरिया सीधे सामने है, बीच में भूमध्य सागर है, सीधे सामने है। जब बाकी सब स्वतंत्रता हो गई, बाकी सब फ्रांसीसी कॉलोनियों की, पर फिर भी अल्जीरिया से फ्रांस का बड़ा नाता था, क्योंकि वो भूमध्य सागर के ठीक सामने थे, और फ्रांसीसियों ने बहुत सारे छोटे छोटे गढ़ बना दिए थे वहां पे, जिनको रिजॉर्ट्स, ओशियानिक रिजॉर्ट्स बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्रांसीसी जो बुद्धिजीवी हैं, एल्बर कामू और बहुत सारे ऐसे, वो वहां आके रहते थे। एल्बर कामू का सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है हैप्पी डेथ, और उनकी और दूसरी पुस्तकें वो अल्जीरिया में ही लिखी गई हैं। तो अल्जीरिया फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। चार्ल्स डिगॉल के मन में यह समा गया कि अल्जीरिया को कभी स्वतंत्र ना करके फ्रांस और अल्जीरिया को मिला दिया जाए। अब मिला कैसे दिया जाए, उनका पूरा जो प्लान था, वो इतने अपने आच्छादित हो गए थे इस विचार से। उनका यह मानना था फ्रांसीसियों और अल्जीरियों को विवाह करना चाहिए, साथ में बच्चे पैदा करने चाहिए, और एक रेस बना देनी चाहिए जो ब्राउन रेस हो, जो ना फ्रांसीसी बचे और ना अल्जीरियाई बचे, और वो ब्राउन रेस बन जाए। अब देखिए, इसमें एक तो ये कल्पना, और उन्होंने ऐसा बहुत इनकरेज किया। अब आप सोचिए कि किसी इस्लामिक देश को आप ये न्योता दें कि आप जो है हमारे संग आके रेस को एक करें, तो आप समझते हैं कि उनके लिए वह विचार कैसा लगता होगा। बहुत सारे अल्जीरियाई मुसलमान, क्योंकि अल्जीरिया उस समय भी लगभग 100% मुसलमान देश था, बस विदेशी जो आके रहते थे 1-2% वही थे, लगभग पूरे वो आज भी मुसलमान हैं। और अल्जीरिया के जो आतंकवादी संस्थाएं हैं वो इतनी उग्र हैं कि लादेन का मानना था कि लादेन से एक बार पूछा गया कि अल्जीरिया की जो संस्था है, मैं नाम भूल गया उस संस्था का, जो आतंकवादी संस्था थी, आप उसके संग कार्य क्यों नहीं करते? तो लादेन का कहना था कि वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब बिन लादेन अल-कायदा के जो लीडर है, उनका कहना था कि अल्जीरिया के जो ये समुदाय हैं वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो आप समझ लीजिए कि अल्जीरिया का वहां पर समाज किस प्रकार से हुआ होगा। तो कुछ अल्जीरियों ने उनका प्रस्ताव ले लिया, वो फ्रांस पहुंच गए। अब हुआ ये कि फ्रांस में, अल्जीरिया में तो फ्रांसीसी आके ना बस पाए, जो थे उनके विरुद्ध राइट्स हुए, जिस प्रकार से आज जिम्बाब्वे और ऐसे उसमें राइट्स होते हैं, दूसरे एथनिक राइट्स हुए। आज चर्चा चल रही है कि फ्रांस में राइट्स हो रहे हैं, आज अल्जीरियाई मूल के लोग फ्रांस में जाके राइट्स कर रहे हैं। पर 1963 या 62 में अल्जीरिया का स्वतंत्रता है, 61 या उसमें है। तो पिछले, उसके बाद 3 दशक तक भयंकर राइट्स हुए हैं, जो थोड़ी सी फ्रांसीसी समुदाय जो वहां बचा था उनको मार के वहां से भगा दिया गया। परंतु अल्जीरिया ने चार्ल्स डिगॉल का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि हम एक देश बनाते हैं, भले ही वे बाद में स्वतंत्र हुए, फ्रांस में आके बसे, और एक बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी जनसंख्या जो फ्रांसीसी और अल्जीरिया लोगों की मिक्स पॉपुलेशन है। जो आज जिस बालक की मृत्यु हुई है 4 दिन पहले नाहिल करके, वह लगभग उसी समुदाय का वो है, जो अल्जीरिया और फ्रांस का मैरिज, नेशनल मैरिज उसको बोलते थे चार्ल्स डिगॉल। तो उसका ही वो अंत है, उसका ही वो उसके बाद ही ऐसी पॉपुलेशन उनके आई। तो इस तरह से उन्होंने यह देखा ही नहीं कि एक तो 2 रेस को आप इस तरह से मिलाना, इतनी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग करना,
जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था यह असंभव है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि जिस प्रकार से सेकुलर विचार जो फ्रांसीसी समाज के अंदर है वह किसी इस्लामिक समाज में नहीं है, क्योंकि आप अपने देश और सभ्यता के इतिहास में बहुत आगे आ चुके हैं उन बातों से, और आपने यह कल्पना कर ली कि दूसरा समाज, इस्लामिक समाज भी ऐसे ही आगे आ गया होगा। और जिस प्रकार से हमने रिलीजन को प्राइवेट बना दिया, निजी बना दिया मजहब को, इस प्रकार से इस्लामिक समाज ने भी मजहब को निजी बना दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अल्जीरियों के लिए इस्लाम सर्वोपरि है और उसको आज भी वो ऐसे ही मान के चलते हैं, पहले भी वो ऐसे ही मान के चलते थे। और वो ये भूल गए कि आप जब ये विवाह कर रहे हैं तो उसमें दूसरा पक्ष मुसलमान है जो कि सेकुलरवाद को बिल्कुल ही नहीं मानता है। तो आप अगर ऐसा विवाह करेंगे तो उसका अंत क्या होगा? और इस सोच के ऊपर उन्होंने फिफ्थ रिपब्लिक, क्योंकि 1958 में चार्ल्स डे गॉल ने ही दिया, आज जो रिपब्लिक चल रहा है जिसके मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, यह 5वां रिपब्लिक ही है। तो इसमें कई उनके संविधान में मूल ऐसी बातें छिपी हैं जिसमें वे ये मानते ही नहीं कि रिलीजन कोई, मजहब कोई फैक्टर हो सकता है, कोई आयाम हो सकता है व्यक्ति के जीवन में। वे ये मान के चलते हैं कि ये तो सुपरिचित दकियानूसी बातें हैं, और जिस प्रकार से हमने इसको छोड़ दिया है सबको, हम वी आर स्टेट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, वो तो बात ठीक है कि आप दूसरे को बिल्कुल बराबरी से देखते हैं, परंतु अगर आप ये कल्पना कर लेंगे कि दूसरे के मन में तो मजहब है ही नहीं, तो यह बात बिल्कुल गलत होगी। तो फ्रांस का संविधान इस इतना स्ट्रांग, इतना शक्तिशाली राज्य होते हुए भी वह मजहब को लेकर और इस्लाम को लेकर बहुत कमजोर राज्य है। उनके जो संविधान है उसमें कई त्रुटियां हैं। कमजोर के बजाय कंफ्यूज्ड कहना मेरे विचार से अधिक जी उपयुक्त होगा, क्योंकि ये तो जी पूरी जी पूरी तरह से एक कंफ्यूजन की स्थिति है, जी जिसमें आप जो है एक वही वाली बात है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमारा शत्रुबोध जो है वो हाँ थोड़ा सा दुर्बल है, तो हाँ, उनका भी बड़ा हाँ, उन्होंने ये शत्रुबोध जो है इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। समाप्त अल्जीरिया कर दिया। का मैं अभी देख रहा था कि वहाँ लगभग 75 से 85% तक वो एथनिकली अरब्स हैं, जी, और और बाकी जो बर्बर हैं फिर। और बर्बर हैं जो कि जी आप कह सकते हैं कि वो थोड़े से वो लेकिन उसके अतिरिक्त और जो भी इनके जो उपनिवेश थे, जहाँ पर ब्लैक्स थे, वो भी बहुत जी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर। जी अ, जी जी और जो रेस कॉम्पोजिशन है उसमें ब्लैक्स ज़्यादा हैं और अरब्स जी कम हैं। जी जी और 90% अल्जीरिया की जो जनसंख्या है, जी वो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे रहती है। जी तो इन्होंने एक तरह से इसको बहुत फैसिलिटेट किया है। और फैसिलिटेट किया। 2005 के दंगों के बारे में मैं सुन रहा था, तो जी उसके बारे में पढ़ रहा था, तो ये बताया कि जो 2005 के जो फ्रांस में दंगे हुए थे, वो जी लॉन्ग टर्म सेटलर्स के थे, वो कोई नए-नए इमिग्रेंट्स नए नहीं लोग। थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो डिनाई करते हैं कि साहब रिलीजन जी का कोई रोल नहीं है, तो ये हाँ डिनायल जो है, ये मुझे लग रहा है कि ये इनके समाज को अंदर से खाया नष्ट जा कर। रहा है, क्योंकि जी बिल्कुल उसको खाया जाए। नष्ट कर रहा है। जी और ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, तो फिर जी कैसे होगा? कम से कम भारत में लड़ेंगे। हमारे यहाँ ये समस्या तो नहीं है। जी इतनी बड़ी नहीं समाज है। में ये बिल्कुल ये समस्या नहीं है। समाज जो जी है, वो पहचानता है, और पिछले कुछ वर्षों से तो बहुत अधिक पहचानता है, और बिल्कुल जी स्पष्ट बात होती है। और जी इनके जो भी जो दो मुँहे बयान आते हैं, उनका प्रतिकार होता है तुरंत ही। जी जी तो उससे ही, ये और है। अगर आप जो जनसंख्या की बात कर रहे हैं, 90% अल्जीरिया पे है, जो 8 से 9% इनकी जो जनसंख्या है, वह भी लगभग दो भागों में, एक तो पेरिस में वो घिर गए हैं क्योंकि ये राजधानियां घिरते हैं, और जो ब्रुसेल्स, जिसको ईयू की जो राजधानी है, यूरोपियन यूनियन की राजधानी है, कॉनराड एल्स का कहना है, क्योंकि उन्होंने मजहब के आधार पर जनसंख्या आकलन ही बंद कर दिया है, जिससे कि उन्हें झूठ ना बोलना पड़े, जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस ने भी कर दिया था एक समय में, ये तो बाद में फिर से होने लगा। तो वो उन्होंने बंदी कर दिया है। कहते हैं ब्रुसेल्स की 42% जनसंख्या ईयू की कैपिटल की मुसलमान। अब आप सोचिए कि 42% अगर मुसलमान है और बाकी के 58% जो बचे, उसमें वो सारे के सारे बड़े भोगवादी, उसमें कितने ईसाई होंगे कुछ पता नहीं है। तो उनका कैरेक्टर, जो आप सबसे बड़ा चंक ईयू की राजधानी का तो ऑलरेडी मुस्लिम है, पहले से ही मुसलमान है। तो इसमें भी जो फ्रांस की जो
भूमध्य सागर का जो तटवर्ती किनारा है, जिसमें मार्से करके जो और ये जो नगर हैं, वो तो लगभग पूरे रूप से जो अल्जीरियाएं और मोरक्कन्स और जो बाकी के जो अफ्रीकी हैं उन्होंने ले लिया है, क्योंकि फ्रांस का राज कैमरून, चाड, इस प्रकार के बहुत सारे देशों में भी था जहां बिल्कुल जो अफ्रीकी मूल के जो ब्लैक, नॉट अरब्स बट जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो भी आके यहाँ बस गए हैं। तो अगर आप दक्षिण फ्रांस की बात करें, जहां से अगर मुकाबला अल्जीरिया का कभी करना पड़ता है तो अगर हो, तो वहां तो उनकी तटवर्ती जो हिस्सा है वह तो पूरी तरह गया, उसमें तो इनका अधिकारी वो कहते हैं कि पाकिस्तान वहां पर अगर आप घुसे तो वहां पूरे स्ट्रीट्स हैं, जैसे एक पूरा पाकिस्तानी स्ट्रीट होगा, एक कैमरूनियन स्ट्रीट होगा, एक नाइजीरियन स्ट्रीट होगा, इस प्रकार से स्ट्रीट्स हैं जहां पर फ्रांसीसी तो घुस ही नहीं सकते, लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, उनके जो पुरुष भी नहीं घुस सकते। इसका कारण ये बार बार है कि फ्रांस को जब भी ये दंगे होते हैं, हमने देखा है, आर्मी भेजनी पड़ती, वह उनकी पुलिस से भी नहीं संभाला जाता, उनको आर्मी का, और ये उनके संविधान में आसान है ये लगाना बार बार, इस प्रकार से वो अपने राज्य का, शक्तिशाली राज्य का प्रयोग करके वो कर लेते हैं। परंतु आप देखिए कि छोटा सा दंगा है, पत्रकार उनके, थियोडोर डालरम्पल ने बड़ी सुंदर पुस्तकें लिखी। थियोडोर डालरम्पल जो डॉक्टर ऑफ इंग्लैंड बोले जाते हैं, बड़े सुंदर कंजर्वेटिव टिप्पणीकार हैं, बहुत ही अच्छा, बड़ा साहित्यिक भी लेखन है उनका। यूके की बड़ी दुर्दशा वो बताते हैं, परंतु वो फ्रांस की बात बताते हैं और बड़ी सुंदर बातें कहते हैं कि वहां पर आज भी जो फ्रांसीसी मूल हैं, जो ये लिबरल वैल्यूज हैं, उन्होंने उनको इतना ऊबर लिबरल वैल्यूज ने उनको भी इतना करप्ट कर दिया है कि वो एक दृश्य बताते हैं कि एक ऐसा ही मोरक्कन एक एटीएम लूट रहा है वहां पे पेरिस में, और वे कहते हैं कि एक ये देख रहे हैं उसको ऐसा होते हुए, और यूथ जो फ्रांसीसी यूथ है वो वहां से जा रहे हैं, कोई कुछ वो देख भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है, देख के सामने निकल जा रहे हैं। केवल 42 वर्ष का एक पुराना बूढ़ा आदमी फ्रांसीसी, वह रुक के कहता है कि नहीं ये गलत है, ये मत करो, वह और जब वो बोलता है तो वो भाग जाते हैं, वह कॉल करने का प्रयास करता है पुलिस को। तो केवल बस वो पुराने लोग जिन्हें वो 1900 विश्व युद्ध याद होगा थोड़ा बहुत, वो जो है उनके उसमें कोई मूल बचे हैं, उनके समाज में कोई मूल्य नहीं बचे, क्योंकि जब आपने यह कहना चालू कर दिया कि राज्य तो कुछ नहीं होता, राष्ट्र कुछ नहीं होता, जेंडर कुछ नहीं होता, धर्म मजहब कुछ नहीं होता, तो जब ये सारी इकाइयां बची ही नहीं, जब केवल मनुष्य बचा और भोग बचा, तो फिर कौन सा राज्य, कौन सा राष्ट्र, किसको बचाना है? जब परिवार नहीं बचा तो हमें अपने बच्चों के लिए एक नया अच्छा फ्रांस बनाना है, या केवल राजनेताओं को याद रहता है, पुलिस और आर्मी को याद रहता है, उनकी जनता को यह याद नहीं रहता। तो यह भी जो आपने बड़ी सुंदर टिप्पणी करी कि भारत में ऐसी समस्या नहीं है, उसका कारण है कि हमारा समाज आज भी जीवित है, भले ही उसको कितना भी दबाया जा रहा हो। भ्रांतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा समाज बिल्कुल उत्कृष्ट है और शत्रुबोध बिल्कुल ऊंचा है, ऐसा भी नहीं है, परंतु अगर तुलना करें पश्चिमी समाज की और खास तौर से फ्रांसीसी समाज की और ऑस्ट्रियन, ये जो वेस्टर्न यूरोप का जो गुड लाइफ वाला कंट्रीज हैं, नदर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप की, उनसे तुलना करें तो हमारा समाज का इतना सड़ा हुआ नहीं है जो सड़ान फ्रांस के समाज में आ गई। तो आप कितना भी शक्तिशाली राज बना लें, अगर आपका समाज सड़ गया इस प्रकार से, अगर आपके जो संवैधानिक, तो आप छोड़ दीजिए, मुख्य मूल्यों को ही नहीं बचाने के लिए अगर वो तत्पर है, तो आप एक शक्तिशाली राज्य से सदैव नहीं बचा सकते। यह हमारे लिए एक चेतावनी है। हम यहाँ कहते हैं संविधान की पूजा करो, संविधान की पूजा करो, जो कि एक बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि मूर्खतापूर्ण बात है। हमें मानना चाहिए वह एक कानूनी पुस्तक है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, विधिक पुस्तक है, हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, वह एक अलग बात है, पर उसको पूजना चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी पुस्तक है। ऐसा पश्चिम में भी नहीं हुआ, फ्रांस में कोई उनके संविधान की पूजा नहीं करता। और अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो हम पूजा केवल धर्म की, देवताओं की, जो दैवी तत्व है उनकी ही कर सकते हैं, अपने शास्त्र और देवताओं की ही कर सकते हैं। जैसा आपने वो हटा दिया तो वो संविधान की पूजा कोई नहीं करता। आज आप जो फ्रांस में जो मूल्यों का ह्रास देख रहे हैं उनके समाज में, उसके कारण शक्तिशाली राज्य होने के बाद भी उनके समाज का जो बुरा स्तर है, वह इसका ही एक परिणाम है, और वह हमारे देश में भी होगा अगर हमने संविधान, बाकी सब पुस्तकों और शास्त्रों को छोड़ के हम संविधान की पूजा करने लगे। जी हाँ, समाज का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है, जी, क्योंकि समाज ही जी, लोहा ले सकता है इनसे। जी, ये जी, राज्य के बस की बात नहीं है। अभी हम देख रहे थे जी, कि जब 3 दिन तक पुलिस सक्षम नहीं हुई, तो जी, कई स्थानों पर जो नागरिक हैं उन्होंने फिर बीड़ा उठाया है, और जी, जब उन्होंने जी, बीड़ा उठाया तो ये तुरंत वहाँ से तब भाग थम निकले, 1 सेकंड भी नहीं जी, रुके वहाँ पे।
जी, तो जी, यह तो बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। ये मुझे लगता है जी, कि इस तरह का तो पूरा जो ये अच्छा ये एक और बात भी है इसमें कि ये जो हेडक्वार्टर है, ये पूरे आपके लिबरल और वोक और जितना सबका दिखाई हमको जो है स्पष्ट रूप से तो दिखता है यूएस में, लेकिन जी, इसका जो इंटेलेक्चुअल हेडक्वार्टर है वो पेरिस है। जी, 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 बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात कही आप, बहुत सुंदर बात। और ये अगर आप कला में देखें, राजनीति में देखें, तो ये अवागार्ड जो मूवमेंट होते हैं सारे, जो समय से आगे चलने वाले, वो सारे फ्रांस से आते हैं। एक तो एक मीम भी है कि हर आधुनिक पाप का जो है वह उसका जो बीज है वह फ्रांस से आता है। तो सबसे जो फॉरवर्ड थिंकर्स हैं, जो इस प्रकार के वोक और अल्ट्रा उबर लिबरल जो विचार लाते हैं, वो फ्रांस पेरिस ही गढ़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी वो दुनिया की राजधानी इस बात में है। जी हाँ, और इसीलिए वहाँ पे इस तरह की समस्याएँ आती हैं। आप देखें जी, कि चाहे वो कल्चरल मार्क्सिज़्म हो जी, और चाहे वो पोस्ट मॉडर्निज़्म हो, अब आप जी, देखेंगे कि वो सब जो है वो अल्टीमेटली जाके फ्रांस में ही हाँ, केंद्रित हो जाता है। जी, डेरिडा, लकान, फूको, ये जो सारे जो विचारक हैं, और अगर आप उसमें देखें ये चित्रकला में, तो जो इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, उसके बाद ये जो बड़ा फेमस मैं जो क्यूबिज्म जिसने जनरेट किया, पिकासो, और इस तरह के सारे जो चित्रकला में, और यहाँ तक कि वास्तु में भी जो सारे बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव, डाडा करके एक आर्ट में एक मूवमेंट है, डाडा। अब डाडाइज्म का ये स्टेटमेंट है कि द ओनली आर्ट इज टू कीप डिस्ट्रॉइंग आर्ट। वो इस प्रकार के डिस्ट्रक्टिव विनाशकारक विचार हैं। और वो ऐसे ऐसे काम करते थे कि जैसे एक मिक्सर लिया, वो आर्ट किसको बोलते हैं, मिक्सर में उन्होंने कुछ गोल्ड फिश डाली, ट्रांसपेरेंट मिक्सर में, और सामने चला दिया उनको जिंदा, मतलब उनको क्रश कर दिया, और इसको उन्होंने आर्ट बोला। इस प्रकार से इसको वो आर्ट बोलते हैं जो ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट है। उनका कहने का ये कि हर आर्ट किसी ना किसी बायस से आता है। हर कला, वही जो हमारे यहाँ ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, आप हिंदू वास्तु हुँ। की बात करें तो वो ब्राह्मणों का वो गढ़ना है। अगर आप चित्रकला की बात करें, अगर आप शास्त्रों की बात करें, जो भारत में कहने लगे हैं, वही फ्रांस में हुआ। तो उनका कहना है कि कोई भी अगर आप कला को लेंगे तो उसमें कोई ना कोई क्लास प्रिविलेज होगा। तो हमें, मतलब इसमें भी एक्टिविज्म आ गया। जब आप कला की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर नष्ट करना है, तो उसको हटाना है, तो आपको कला को नष्ट करते चलना है। कल एक ही कला जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, वह कला को नष्ट करते चलना है। तो ये भी फ्रांस से आया है। अब ऐसे विचार जिस देश में होंगे, क्या राष्ट्र और राज्य की संकल्पना उनके यहाँ बचेगी? जहां व्यक्ति की ही संकल्पना नहीं बची, जहां जेंडर की संकल्पना नहीं बची बिल्कुल, तो वहां पर यह संकल्पना कैसे बचेगी? जैसे कल्चरल मार्क्सिज्म भी है, वो यद्यपि जी, एंटोनियो ग्राम्शी को जी, उसका क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन जी, फला-फूला तो वो आके फ्रांस में ही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फ्रैंकफर्ट स्कूल जो जी, जिसको क्रेडिट करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म कह सकते हैं, या जी, फ्रैंकफर्ट स्कूल से जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो डेरिडा इत्यादि ने निकाला, जी, फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकाला, उसका जी, भी लालन पालन और पोषण जो है वो सारा का जी, सारा यहीं पेरिस में जी, ही हुआ। और पोस्ट आज भी स्ट्रक्चरलिज्म। जी, जी, जी। वो भी वहीं और से ये आया है। आज भी जो भारत के विरुद्ध जितना भी आपका जैसे ये आपका जी, डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व मूवमेंट जो चल रहा है, जी, उसकी भी वो, जड़ें जो हैं वो पेरिस में हैं। ये जी, आपका जिसका नाम है आपका क्या नाम है ये अ, क्रिस्टोफ जफरलॉ जेफर लॉ। जी, जेफरलॉ तो ये जो मूवमेंट हेड करता है और ये जी, इन्फॉर्म करता है, ये ही इज़ वेरी क्लोज टू द कांग्रेस हायरार्की। स्पेन, कांग्रेस टॉप या हायरार्की के बहुत एंड, नज़दीक है। और जी, ये सारे के सारे जो ये आपके चाहे ये ऑनरे ट्रूस्के हों या इस तरह के जो भी लोग जो जी, वहाँ से एंटी इंडिया संरक्षण मिलता है। मूवमेंट आते हैं, जी, उनके सबका जो इंटेलेक्चुअल फाउंड है वो पेरिस में है। पेरिस है। जी, जेफरलो को लेके एक बड़ी सुंदर कि जब मैं पिछले वर्ष, जब आपको स्मरण होगा नूपुर शर्मा के केस के बाद, जब मैं ट्विटर पे अधिक सक्रिय हो गया, तो ये यह क्या करता है, अपनी पुस्तकों में हिंदुत्ववादियों की प्रोफाइल खींचता है, हुँ, चुपचाप उनको स्टडी करके। तो यह मुझे फॉलो करने लगा।
तो मैंने एक दिन देखा क्रिस्टोफर, मुझे भी फॉलो करता है, मैं देखता हूँ। तो मैंने उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया कि मुझे नहीं दिखाना, आपको, आप देखिए, आपको मेरी स्टडी करनी है तो आप जाइए, मैं तो हिंदुओं से बातचीत कर रहा हूं, मुझे आपसे बातचीत करनी नहीं। आप मुझे संप्रदायवादी समझिए, जो भी समझिए, मैं तो बड़े घोषणा से हूं कि मैं हिंदुओं की बात करता हूं, हिंदुत्व का संरक्षण की बात करता हूं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के संवर्धन की बात करता हूं, बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम फैले, ऐसी योजना है, और मैं हिंदुओं से बातचीत कर रहा हूं। तो मुझे आपसे बातचीत करने की वही नहीं, लेकिन ये इस प्रकार से फ्रांस में ऐसी, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर लगभग अगर आप ट्रेस करेंगे, ऐसे हर आंदोलन की जड़ वहीं मिलती है। अब और उसका इन्हें फल भी मिलता है। देखिए, मैक्रोन, एक बड़ा इनके संग सुघटना हुई कि मैक्रोन जो व्यक्ति है, वो इस समस्या से निपटने के लिए तत्पर है, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, और वह अपने शक्तियों का जितना भी प्रयोग हो सकता है वह कर रहा है। पर आज अभी देखिए कि ये इनको इतनी समस्या क्यों हो रही है इसको करने में। आपको स्मरण होगा 2020 में एक और बहुत बड़ा घटना हुई थी, जब सैमुअल पैटी, केवल एक टीचर की बेहेडिंग कर दी गई थी, जो एक मुसलमान ने, वहां के नागरिक ने, और वो बेहेडिंग करी थी, और वो बहुत प्रसिद्ध, बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, पूरे बड़े विरोध हुए थे फ्रांस में और पूरे विश्व में भी। उसके बाद मैक्रोन ने बहुत सुंदर एक के बाद एक कुछ नए नियम भी लाए हैं। उसमें उन्होंने कई सारे मदरसे बंद किए, कई सारे मस्जिदों को बंद किया जहां पर इस प्रकार का प्रचार होता है। परंतु उनका संविधान ही उनके विरोध में है। उनका संविधान कहता है कि आप धर्म, मजहब के आधार पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आज ये जो हत्या, जो उस पुलिस वाले ने कहा, उसका कहना यह है कि यह जो है दूसरे नागरिकों को अपनी कार से कुचलने जा रहा था, और उसने देख लिया था उसका स्टीयरिंग, और वो पूरा, ही वॉज रेडी टू रन ओवर अदर फ्रेंच सिविलियंस। तो उसको बचाने के लिए उसको उस समय समझ नहीं आया, एंड ही हैड टू शूट। अब क्योंकि उनके संविधान में ऐसे नियम है कि उस बेचारे को अब डिटेंशन में, और वो तो मुझे नहीं लगता कि वो अब जीवन भर या 10-15 वर्ष से पहले बाहर निकलेगा, उसका जीवन तो समाप्त। उसने तो बचाया अपने फ्रेंच सिविल, उसको ऑनर करना चाहिए देश में। लेकिन वो यह नहीं देख रहे कि यह आतंकवाद, ये दंगाइयों के विरुद्ध उसने कोई कार्य किया था, ना कि किसी फ्रेंच सिटीजन के विरोध। तो उनका संविधान ऐसे देख रहा है जैसे कि एक बेचारे चलते हुए किसी बूढ़ी स्त्री को फ्रांस में मार दिया हो, या किसी बच्चे की हत्या कर दी हो। यह ऐसा विषय ही नहीं है। वह दंगाइयों को, जो कि कुचलने वाले थे, उनको अपने नागरिकों को बचाने के लिए उसने किया, पर उनका संविधान ही ऐसा है। दूसरा संविधान, इनकी बड़ी बुरी स्थिति हो गई अगर हम बात करें ईयू के कारण भी। जो यूरोपियन यूनियन है, उसके जो नियम है, उन्होंने बहुत इनको नुकसान पहुंचाया है। हम सभी जानते हैं कि जब ये सीरियन सिविल वॉर हुआ, जब आइसिल जब इनका उदय हुआ, तो उस सिविल वॉर में जो सारे ये जो सो कॉल्ड रेफ्यूजी हैं, जो भागे यूरोप की तरफ। अब ये बड़े मजे की बात है कि कभी भी कोई रेफ्यूजी किसी दूसरे बहुत शक्तिशाली इस्लामिक देश में नहीं जाते, पैसेज लेते हैं। वो सऊदी अरब में कोई नहीं गया, ओमान में कोई रहने नहीं गया, ये जो बड़े यूएई में कोई रहने नहीं गया, वे सारे भागे यूरोप की ओर, और मुख्यतः केवल पुरुष भागे। तो उस समय कई देशों की, जिसमें एंजेला मर्केल ने जर्मनी का जो सत्यानाश की जो शिलालेख जो लिखा, तो उसमें बहुत सारा इन अरबियों को भी उन्होंने घुसा। अभी तक जर्मनी के अंदर तुर्की मुसलमान थे, जो उनके तुर्की से अंतर संबंधों के कारण पहले से वहां रह रहे थे। परंतु जब ये अरबी मुसलमान आए तो उनको घुसाया, और तब तुर्की मुसलमानों ने उन अरबी मुसलमानों का साथ दिया, ना कि उस जर्मनी का जहां पर रह के वो उनकी स्वतंत्रता, उनके जो सारे तंत्र का वह लाभ उठा रहे थे, उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने साथ दिया उन मुसलमानों का भी। तो ईयू का एक नियम है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ संजय जी, एक बार एक स्विस नागरिक से बहस कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम ये गलत कह रहे हो, हम क्यों नहीं ले रेफ्यूजी को। तो मैंने कहा कि तुमको यह समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे देश का इस तरह से ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है, तुम्हारे जो सेकुलर फैब्रिक जो तुम बोलते हो उसका नाश हो रहा है। तो जब उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, तो अंत में उसने कहा तुम चाहते क्या हो, हमारे नियम ये हैं कि अगर हमारे बाउंड्री पर, सीमा पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके घर में, जिसके देश में गृह युद्ध चल रहा हो, जो कि इनके यहाँ संस्थाएं हैं यूएन में जो ये सर्टिफाई करती हैं कि किस देश में अभी सिविल वॉर चल रहा है, और अगर ऐसा है तो हमको कानूनन उनको अपने यहां बसाना पड़ेगा, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। तो जब मैंने इस कानून का बात सुना,
तो मैंने कहा कि नमस्कार जी, आपका तो अब कुछ नहीं हो सकता, अगर आपके यहाँ ऐसा कानून है तो फिर आपका कोई सहायता इसमें नहीं कर सकता। तो ऐसा कानून है उनके यहाँ कि वह ये रेफ्यूजीज को रोकना उनके लिए ईयू में संभव बहुत बहुत कठिन है। इस कारण से ही पोलैंड और ये अभी अगर यूरोप में देखिए, अभी अगर किसी में क्षात्र बचा है और कोई अगर सामना कर पा रहा है, तो वो पूर्वी जो यूरोप के जो कुछ देश हैं, हंगरी, पोलैंड, बेलारूस, इस प्रकार के देश जो है थोड़ा लोहा ले रहे हैं। और पोलैंड ने तो बिल्कुल कह दिया है कि ईसाई ही, हम रेफ्यूजीज को लेंगे पर केवल ईसाई को लेंगे, हमारा देश है, हम इसको बचाने में पूरे ढंग से तत्पर हैं। बाकी वहां से ही कोई विरोध आ रहा है, और तो यूरोप में यह कोई विरोध नहीं आ रहा। तो जब आपका समाज इस हद तक, इस स्तर तक सड़ जाता है, तो यह समस्याएं तो उसमें आती हैं। आपको अपने समाज पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य और व्यक्ति के बीच में बहुत सारे स्तर पर संस्थाएं हों, जिस प्रकार से संप्रदाय हो, परिवार हो, कुटुंब हो, इनका होना बहुत आवश्यक है। केवल राज्य ही हर स्थिति में आके नहीं बचाने वाला, एक हर छोटी गली में राज्य नहीं रहने वाला। वहां आपको समाज से ही सरक, जैसा आपने कहा कि वो समाज ही, वहां पर भी जब उन्हीं क्षेत्रों से गए दंगाई जहां पर समाज उठ खड़ा हुआ, जहां पर उन्होंने एकजुट होकर उनका सामना करना आरंभ किया। तो यह तो करना ही पड़ेगा। यह फ्रांस बहुत बड़ा ये लेसन है कि आप कैसे एक सड़े हुए समाज को लेकर नहीं चल सकते, भले ही कितना भी शक्तिशाली राज्य आपका। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ईयू का ये जो ईयू ने जो समस्या बनाई है, जी, और इनके जो ह्यूमन राइट्स इश्यू, एक एक्सट्रीम ह्यूमन राइट्स वाला जो इनका सिस्टम है, जी, जी, ब्रेक्सिट यानी जो ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ जी, यूएसए। ईयू से, उसका जी, एक प्रमुख कारण था ये, क्योंकि वो लोग जो जी, थे ब्रिटेन वाले, वो पहले से ही जो उनके यहाँ हैं उनसे परेशान थे। उनके यहाँ पाकिस्तानियों की संख्या ज़्यादा है मुसलमानों में, और जी, पाकिस्तानियों ने तो वहाँ पूरा उनके जो लिबरल सिस्टम का, ओपन सोसाइटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने तो मास रेप्स शुरू कर दिए बच्चियों जी, के। मेयर ही पाकिस्तानी है, लंदन मेयर का। तक पाकिस्तानी, और वो सारे के सारे लोग जो थे, वो जिसको ग्रूमिंग कहते हैं वो हाँ, वो सेक्सुअल जिसको ग्रूमिंग का। जी, र र रेप कहने की बजाय, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज़्ड रेप कहने की बजाय उसको वो ग्रूमिंग कहते हैं। जी, जी, तो जी, अब जाके कुछ लोगों का प्रोसिक्यूशन आरंभ हुआ है, नहीं तो वरना तो पता कह रहे हैं कि अप टू 1 मिलियन गर्ल्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। जी, जी। जर्मनी का एक आंकड़ा है कि 70 वर्ष बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए मेट्रो में अलग डब्बे बनाए हैं। अब ये क्यों, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ इस प्रकार से ऐसा संस्कृति थी नहीं। पर ये जब अरब, और ये वो बोल नहीं रहे हैं, परंतु पहली बार वे उन्होंने ऐसी मतलब नियम जारी किए हैं जिसमें अलग डब्बे बनाए गए हैं, और उसमें वो इंस्ट्रक्शन है कि अगर अरब आपके ऊपर असॉल्ट करता है ये रेफ्यूजी, तो आपको कैसे बिहेव करना है। अब उसमें अधिक ध्यान इस बात पर है कि आप उनकी रेशियल सेंसिबिलिटी को ऑफेंड ना करें। वो वॉट एवर इज गोइंग ऑन, जो रेप का जो इंसिडेंस है, वो कम महत्वपूर्ण है। अब इस स्थिति में इनके समाज पहुंच चुके हैं। स्वीडन में माल्मो जो है, वो कहते हैं 35 से, माल्मो जो उनका नगर है स्टॉकहोम के बाद एक बड़ा नगर, उसके बहुत दूर नहीं है स्टॉकहोम से, वह कहते हैं 35 से 40% पूरा इन्होंने जो अरब इमिग्रेंट्स हैं, अभी जो रिसेंट वेव्स हैं, उन्होंने वो पूरा ले लिया है। डेनमार्क की कुछ आपने क्लिप्स देखे होंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि वी विल टेक ओवर योर countries, we will take over your home, we will take over your beds, because you are not defending your country, your family, even your wives, and you are not reproducing. And he is just abusing in English openly on video, and Danish citizens who are just trying to defend. इसमें डेनमार्क ने थोड़ा सा बेहतर किया है कि उन्होंने पास होने दिया अपने देश से, रुकने के पे कोई बेनिफिट नहीं दिए। सोशल, मतलब आपको अगर डेनमार्क में रुकना है तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। स्वीडन तो ऐसा है कि आप जाइए, रेफ्यूजी के स्टेटस क्लेम कीजिए, आपको सरकार भत्ता देना चालू कर दीजिए, मजे से रहिए, पार्क्स में घूमिए, उनका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लीजिए, एंड यू कैन स्पेंड योर लाइफ वेरी वेल। तो जी, बड़ी शोचनीय स्थिति है समाजों की, और हमें इनको देखकर निश्चित रूप से कुछ सबक लेना चाहिए। कम से कम हमारे यहाँ एक, हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेज है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो शास्त्र हैं,
और विशेषकर जैसे भगवत गीता जैसे शास्त्र हैं, वो जी, इन स्थितियों को, महाभारत है या जी, रामायण है, वो इन जी, स्थितियों को भली-भाँति रेखांकित करते हैं। और जी, कभी भी ऐसी समस्या जब हो हमारे यहाँ, कोई इस तरह की कोई घटना हो, दुर्घटना हो, इस प्रकार का कोई हुँ, आपातकाल हो, तो हम उन पर जाकर उनसे सीख लेकर हम वापस जो है एक तरह का हुँ, जो है पुनर्जागरण कर लेते हैं, और ये होता आया जी, है। ये जी, ये बिल्कुल, शताब्दियों से सहस्राब्दियों से होता आया है। तो ये जी, हमें लगता है कि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज कह जी, सकते हैं उसको, एक जी, हमारे से अच्छी बात कह सकते हैं जो हमारे साथ है। अ, जी, इनके यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि ये बने ही, ये पैदा ही लिबरल डॉगमा के ऊपर हुए हैं, तो वो जी, लिबरल जी, डॉगमा जो है वो एक नया तरह का एक रिलिजन बन गया है, जो केवल कायरता सिखाता है। जी, जी, जी। और वो कल्पना करता है दूसरे के मन की और मनोभावना की। चूँकि आपके समाज ये इन्होंने नियम क्यों लाए? क्योंकि यूरोप में क्या हुआ है, पहले तो उन्होंने मेरे गुरु कहते हैं बड़ा सही बात कि पश्चिम जो है पेंडुलम की तरह एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक स्विंग करता रहता है। तो अभी 1941 में ये गैस चेंबर बना के अपने ही नागरिकों को मार रहे थे। और जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते थे, पीओडब्ल्यू, उनकी पूरी सामूहिक हत्याएं होती थी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि अब आप इसमें भी विवेक नहीं रख पा रहे हैं कि ये जो आपके यहाँ लोग आ रहे हैं ये रेफ्यूजी नहीं है, ये आपके देश और समाज को टेक ओवर करना चाहते हैं और यहाँ आप अपना विवेक का प्रयोग करें और हर किसी को इनडिस्क्रिमिनेटली आने के बजाय ऐसे लोग जो सच में रेफ्यूजी हैं उनको आने दें। जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, उनको असाइलम आपको प्रोवाइड करना चाहिए, उनको आपको शरण देनी चाहिए, बजाय कि ऐसे लोगों को जो कि केवल पुरुष हैं। और बहुत सुंदर डैलिम्पल का कहना है कि ऐसे कौन से रेफ्यूजी हैं जो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ के केवल यंग मेल्स फ्रॉम 18 टू 45 ही वो रेफ्यूजी आते हैं। ऐसा कौन सा सिविल वॉर है? ऐसा तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी नहीं करते। हाँ, वो भी अपने परिवार को लेके आते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इतनी ओवरवेलमिंग है कि उसमें स्त्रियां उनकी है ही नहीं। तो आप जो भाई आज आप अगर हम भागेंगे, हमारे देश में कुछ स्थिति है, सबसे पहले तो पुरुष ये चाहेंगे कि उनकी जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनका स्त्री और बच्चे सबसे पहले वो सुरक्षित हो, ना कि आप पहले जो जवान हैं, दोज हु शुड स्टे एंड फाइट। अभी यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो वहां अगर आप 18 से 55 वर्ष के पुरुष हैं तो आप छोड़ ही नहीं सकते यूक्रेन को। वो तो आपको वहां रह के लड़ना पड़ेगा, और कानून से आप निकल नहीं सकते उनकी सीमा से। स्त्रियों और बच्चों को उन्होंने भेज दिया, जो कि होना भी चाहिए कि आप जब युद्ध लड़ते हैं तो चूंकि स्त्रियों के साथ बर्बरता हो सकती है और बच्चों के संग बहुत बर्बरता हो सकती है, आप पहले उन्हें बचाते हैं। और यहाँ ये ऐसे रेफ्यूजी हैं जो केवल पुरुषों को भेजते हैं। और देखिए इस मीडिया को किस प्रकार से उन्होंने घूस देकर उस मीडिया को खरीद लिया है, पश्चिमी मीडिया को। वो जो ऐलान कुर्दी, जो 5-6 साल बाद उसका सच जो है उन्होंने पब्लिश किया कि वह जो बालक की, और बड़ी सच में मार्मिक वह चित्र था कि वह बालक अगर देखें, मेरे बालक के बराबर अभी 5 वर्ष का बालक है और उसकी लाश जो है वो किनारे पर डली हुई है। जब वो ये रेफ्यूजी आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर ऐसी स्थिति है, एक बच्चे को मर गया बेचारा, तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है। तो वह उसमें यह नहीं आने दे रहे हैं, और उसमें कथा ये गढ़ी थी कि वो वहीं मर गए और वहीं वो नाव में डूब गए और इन्होंने उनको घुसने नहीं दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। 5-6 साल बाद वो क्लियर हुआ कि माफिया है अरबी, ये पूरे वेस्टर्न एशिया में, जो कि लाखों रुपए लेते हैं सीरिया से लोगों को यूरोप में भेजने का। और उसमें से एक पार्टी ने, जिसने पूरा पेमेंट नहीं किया था, उन्होंने ये सोचा कि हमें ये छोड़ देंगे, तो उसने उनको वहीं वहां पर समुद्र में डुबो दिया, बच्चे समेत। तो वो उनके ही देश के व्यक्ति ने मारा था। वह यूरोप के उनको अंदर ना आने देने से कुछ नहीं हुआ था। और उस चित्र को इतना उन्होंने पब्लिश किया, इतना पब्लिश किया, इतना प्रचारित किया कि उसके बाद तो कोई कोई संस्था यह रोक ही नहीं पाई जो इनके यहाँ जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुई। और उसका जो अंत है, उसका जो वो आज फ्रांस भुगत रहा है, सारे ही देश भुगत रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। स्पेन में थोड़ा सा कम है, हालांकि स्पेन निकट है, परंतु स्पेन में बेनिफिट्स इतने नहीं है, क्योंकि कुछ नेशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। स्पेन का जो संविधान है वो इतने लाभ नहीं देता इन लोगों को। तो पोर्चुगल और स्पेन में इतना नहीं है।
लेकिन स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, इन देशों की तो बहुत बड़ी बुरी स्थिति है। बहुत सारे कमेंटेटर हैं जो एक के बाद एक पुस्तक भी लिख रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप, जो कि पश्चिमी सभ्यता का गढ़ रहता था, उसको तो अब आगे आने वाले दशकों में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर उन्हें अपने मूल्य बचाने हैं तो बहुत कठिन लड़ाई है उनके साथ। तो उनको मूल्य बचाने हैं तो उनको समाज की ओर और अपने क्रिश्चियनिटी की ओर वापस जाना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त तो जी, कोई उपाय नहीं है। जिस जी, प्रकार से लोग जो हैं वो अनएफ़िलिएटेड अपने आप घोषित करते मानते जा हैं। रहे हैं, जी, तो ये जी। तो अंत के निकट आने की एक सुगबुगाहट दिखती है मुझको। जी, बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर हिंदुओं को यह अवसर लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, अगर आपको ईसाइयत पे आप पुनः नहीं जा सकते तो सनातन धर्म की ओर आप आ सकते हैं और आप लोहा ले सकते हैं। या हमें भी इसका लाभ उठाना चाहिए कि जब किसी दूसरे देश में विश्व युद्ध हो, तो किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार करके आप उनकी भी, सनातन धर्म जहाँ भी आएगा वहाँ की ज्ञान, कला, विज्ञान का संवर्धन करेगा। तो और उनको लड़ने में सशक्त करेगा। तो अगर इस प्रकार से ऐसा हमें भी इस प्रकार इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो यहीं जी, पर चर्चा को विराम देंगे पंकज जी। जी। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। बहुत ही नमस्कार, सारगर्भित चर्चा रही। आपको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।